नागिन का जादुई सोने का लहंगा। ये कहानी विशाखा नाम की एक नागिन की है, जो नागलोक से थोड़ी ही दूर पर एक घने जंगल में रहती थी। क्योंकि एक हफ्ते पहले ही विशाखा को नागलोक से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि वह अपने आप को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए नागमणि चुराने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से नागलोक की रानी माँ ने उसे नागलोक से बाहर निकाल दिया। और इसी वजह से वो जंगल में रहकर नागमणि को पाने के लिए चुड़ैलों के साथ मिलकर तपस्या करने लगती है। तभी एक दिन चुड़ैल विशाखा से कहती है, सुनो विशाखा, अगर तुम नागमणि की शक्तियाँ पाना चाहती हो तो तुम्हें कई नौजवान लड़कों की बलि देनी पड़ेगी। लेकिन मैं इतनी कम शक्तियों से उन नौजवान लड़कों को मारूंगी कैसे? इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें एक जादुई सोने का लहंगा देती हूँ। इसे पहनकर तुम अप्सरा के जैसी सुंदर दिखने लगोगी। उसके बाद कोई भी नौजवान लड़का अगर तुम्हारी तरफ देखेगा तो वो तुम्हारी खूबसूरती से पागल हो जाएगा, और इसी पागलपन में ही तुम्हें उसकी बलि देनी होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस जादुई सोने के लहंगे को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इस जादुई सोने के लहंगे को पाने के लिए हमने कितनी तपस्या किया है। आप चिंता मत करिए चुड़ैल, मैं आपके इस जादुई लहंगे को बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर विशाखा वो जादुई सोने का लहंगा पहनकर अपने शिकार की ओर निकल पड़ती है, क्योंकि विशाखा उस जादुई लहंगे को पहनते ही भला की खूबसूरत दिखने लगती है, जिसे कोई भी देखते ही उसकी ओर खींचा चला आता। और ऐसा ही होता है, विशाखा अपने शिकार को फंसाना शुरू कर देती है। वह गांव के सुनसान रास्तों पर भटकना भी शुरू कर देती है। तभी वहां से गुजर रहे अजय नाम के एक लड़के की नजर विशाखा पर पड़ती है, और अजय उसकी खूबसूरती को देखते ही अपनी गाड़ी उसके सामने रोक देता है और गाड़ी से नीचे उतरकर उससे पूछता है, अरे आप कौन हो और इतनी रात को सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? लगता है तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, लेकिन मैं इस गांव में किसी को नहीं जानती और न ही मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना है। तो क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं, यहीं थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। वैसे भी आप जैसी खूबसूरत लड़की को इस तरह इतनी रात को रोड पर भटकना नहीं चाहिए। इतना कहकर अजय विशाखा को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आता है। अजय भी अपने घर पर अकेला ही रहता था, क्योंकि उसके माता पिता की कुछ महीने पहले ही मृत्यु हो गई थी। और अजय को अकेला देखकर विशाखा इसी बात का फायदा उठाती है और वो अपने असली रूप में आकर अजय को वहीं पर डस लेती है। और अजय बेचारा जब तक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने अपना पहला शिकार तो कर लिया, अब ऐसे ही कुछ और शिकार बाकी हैं। उसके बाद मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली नागिन बन जाऊंगी और फिर मैं इसी तरह पूरी दुनिया पर राज करूंगी, राज। और ऐसे ही विशाखा वह जादुई सोने के लहंगे को पहनकर कई नौजवान लड़कों की बलि दे चुकी थी, और इसी तरह उस गांव में कई नौजवान लड़कों की मृत्यु हो जाती है और विशाखा अपने दूसरे शिकार की ओर चल पड़ती है। लेकिन गांव में इस तरह से नौजवान लड़कों को मरता देखकर गांव के कुछ लोग पुलिस स्टेशन में इस बात की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। अब तक गांव में इस तरह कितने नौजवानों की मृत्यु हो गई है। उन सब की मौत को देखकर तो यही लगता है कि किसी जहरीली चीज की वजह से इन लोगों की मौत हो रही है। लेकिन ये है क्या, ये अब तक हम लोगों के समझ में नहीं आया। अगर तुम लोगों को इसके बारे में पता है तो तुम बता सकते हो। नहीं नहीं साहब, हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता। हमें तो बस इतना पता है कि ये सारे नौजवान लड़के गांव के सुनसान रास्ते से ही गायब हो रहे हैं, और उस रास्ते पर अक्सर एक सुंदर सी लड़की सोने का लहंगा पहनकर गुजरती है। बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। एक सुनसान रास्ते पर एक लड़की सुंदर सा सोने का लहंगा पहनकर गुजरती है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये सब उसी लड़की का काम तो नहीं है? वह पुलिस वाला इतना सोच ही रहा होता है, इतने में ही उसे अपने भाई राघव का फोन आता है। हेलो भैया, मुझे बचा लो, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वह सोने के लहंगे वाली लड़की एक नागिन है
और उसने मुझे धोखे से डस लिया है। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरे भाई तू उस नागिन को छोड़ना मत। हेलो भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नागिन। इतना कहकर वो पुलिस वाला भागते हुए अपने घर पहुंचता है, जहां उसके भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ होता है और उसकी माँ का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। तभी उसी समय वहाँ पर नाग लोगों की रानी माँ भी प्रकट हो जाती है और वो पुलिस वाले से कहती है, सुनो बेटा, इससे पहले कि विशाखा अपनी आखिरी शिकार को मारकर नागमणि की शक्तियों को हासिल कर ले, उससे पहले हमें उसे मारना होगा, वरना विशाखा इस पूरी दुनिया को बर्बाद करके रहेगी। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? आप तो खुद भी एक नागिन हो, फिर हम आप पर भरोसा कैसे करें? मुझे पता है बेटा कि मैं एक नागिन हूँ, लेकिन एक विशाखा की वजह से हम सारे नाग नागिन गलत तो नहीं हो सकते ना। और हमारी अपनी एक अलग दुनिया है और हम अपनी दुनिया में बहुत ही खुश हैं। लेकिन इस विशाखा की कुछ गलत हरकतों की वजह से हमने इसे नागलोक से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इसे तब भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ और आज ये इस हद तक गिर गई है कि मुझे इसे नागलोक का सदस्य कहते हुए भी शर्म आ रही है। बस इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो एक आम इंसान हूँ। अरे बेटा, उसे इस समय तुम्हारे जैसे ही एक नौजवान की जरूरत है और तुम यह काम कर सकते हो। बस तुम उसे कैसे भी करके पहाड़ी वाले शिव मंदिर के पास ले आना, बाकी का काम मैं खुद देख लूंगी। रानी माँ की बात सुनकर वो पुलिस वाला उसी सुनसान रास्ते पर जाता है जहाँ से बाकी नौजवान लड़के गायब हो रहे थे और वह काफी देर तक उसी रास्ते पर अपनी गाड़ी लेकर घूमता रहता है। कुछ ही समय बाद वह देखता है कि एक सुंदर सी लड़की सोने का लहंगा पहनकर उसकी ओर आ रही है और वह समझ जाता है कि यही विशाखा नागिन है। इसलिए वह खुद ही गाड़ी से उतरकर उससे कहता है, अरे तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लगता है तुम बहुत परेशान हो। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और न ही मैं इस गांव में किसी को जानती हूँ, तो क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, यहीं पास ही मेरा घर है, तो तुम चाहो तो एक दिन के लिए मेरे घर पर रुक सकती हो। इतना कहकर वो पुलिस वाला विशाखा को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसे अपने साथ पहाड़ी वाली शिव मंदिर के पास ले जाता है और वहाँ पहुँचते ही पुलिस वाला कहता है, सुनो विशाखा, ये हमारे गांव का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर दर्शन करने से हमारी हर एक मनोकामना पूरी होती है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुझे भी इस मंदिर के दर्शन करा दूँ। तो चलो हम अंदर चलकर दर्शन करते हैं। वैसे भी तुम बहुत परेशान लग रही हो। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम अंदर जाकर दर्शन कराओ। और वैसे भी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर अंदर ले चलता हूँ, इससे तो तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होगा ना। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे। उसी समय वो पुलिस वाला विशाखा को उठाकर अंदर ले जाता है और वहाँ पर रानी माँ को देखकर विशाखा बहुत ही घबरा जाती है। तभी रानी माँ कहती है, विशाखा, तुमने कई मासूम लोगों की जान लेकर अच्छा नहीं किया, इसलिए आज महादेव तेरा अंत इसी मंदिर में करेंगे। तू जिस नागमणि को पाना चाहती थी ना, आज वही नागमणि तुझे खुद भस्म करेगी। नहीं रानी माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती, नहीं। इतना कहकर रानी माँ कुछ मंत्र पढ़ती है, तभी शिवजी के सर पर रखा हुआ नागमणि चमक उठती है और उसी चमक से विशाखा वहीं पर जलकर भस्म हो जाती है। उस पुलिस वाले के साथ साथ गांव के सभी लोग विशाखा का अंत देखकर बहुत ही खुश होते हैं और सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। सोने चांदी के नदी का जादू। रामपुर गांव में सीता और कविता नाम की दो बहनें रहती थी। सीता दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिस वजह से उसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वही कविता सांवली थी, लेकिन वह गुणों से भरी थी। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी और वह घर के कामों में भी अपनी माँ अनुराधा का हाथ बटाया करती थी, जिस वजह से हर कोई कविता की खूब तारीफ किया करते थे। जिस वजह से सीता कविता से बहुत ही जल्दी थी। वह जहाँ भी जाती तो हर कोई कविता की ही तारीफ करते थे। अरे सीता, तुम्हारा सूट तो बहुत ही सुंदर लग रहा है।
अब लगेगा ही, मैं हूँ ही इतनी सुंदर, मुझ पर तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। अरे पागल, तेरी बात कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारे सूट के डिजाइन की बात कर रही हूँ। कल ही इस सूट को मैंने कविता को सिलते हुए देखा था। क्या गजब का जादू है उसके हाथों में, जो भी करती है बहुत ही कमाल का करती है। इस कविता की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जिसे देखो सब उसी के गुणगान करते रहते हैं। सीता कभी भी अपनी बहन कविता से अच्छे से बात नहीं करती थी। वह हर बात पर उसे छोटा दिखाने की कोशिश करने में लगी रहती थी। एक दिन, सीता, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम खाना बना दो, मैं माँ के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। मैं कोई तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो मुझे ऑर्डर दे रही है। चुपचाप से अपना काम कर, मैं कोई खाना नहीं बना रही, समझ गई? चल ठीक है, तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही आकर बना दूंगी। हाँ बना लियो, मुझे ज्यादा अकड़ कर मत दिखा, कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पर। अब चल जा यहाँ से। सीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम इस तरीके से जवाब दे रही हो। दोनों बहन आपस में बहस ही कर रही थी कि अनुराधा उन्हें देखकर अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान, ये दोनों आखिर कब तक ऐसे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? मैं तो तंग आ गई हूँ दोनों को समझाते समझाते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे मर जाने के बाद तो ये लोग एक दूसरे के साथ रहना तो दूर, बात तक करना पसंद नहीं करेंगे। मुझे कुछ करना होगा। एक बार अनुराधा अपनी बेटी की बात अपनी माँ को फोन पर बता रही होती है। तभी अनुराधा की माँ उसे समझाती है। देखो अनुराधा, तुम एक काम करो, दोनों को एक साथ काम करने के लिए भेजो। दोनों एक साथ समय बिताएंगी तो दोनों के मन में जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है वो भी खत्म हो जाएगी और दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात भी करने लगेंगे। हाँ माँ, तुम शायद ठीक कह रही हो, यह एक तरीका है दोनों को सुधारने का। दोनों साथ साथ काम करेंगी तो आखिर कब तक लड़ेंगी? उन्हें अपना झगड़ा खत्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद अनुराधा अपनी बेटी कविता से कहती है, लकड़ियाँ खत्म हो गई है, बरसात के शुरू होने से पहले ही जंगल से लकड़ियाँ काट कर लानी होगी। कल से तुम और कविता साथ में लकड़ियाँ काटने जाओगी। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैं उस कविता की बच्ची के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अगर लकड़ियाँ ही लानी है तो आप कहो, वो तो मैं अकेले भी जाकर ले आऊंगी। बिल्कुल नहीं बेटा, अकेले जाने में वहाँ जानवरों का खतरा है, इसलिए तुम दोनों बहन वहाँ साथ में ही जाओगी और साथ में ही घर आओगी, समझ गई? अगर तुम फिर भी नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। क्या माँ, आप भी ना जिद करके बैठ जाती हो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अनुराधा अब कविता के पास आकर उसे बोलती है, कविता बेटा, कल से तुम्हें सीता के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाना होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ, लेकिन सीता मेरे साथ जाने के लिए नहीं मानेगी। अगर वो साथ में जाने के लिए राजी हो जाती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है सीता के साथ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाने में। अगले ही दिन सीता और कविता दोनों लकड़ियाँ काटने जंगल की ओर जाती है। सुनो कविता की बच्ची, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करना। चाहे मैं जैसे भी लकड़ियाँ काटूं, मुझे रोकना टोकना नहीं, समझी? और हाँ, मुझे चाहे लकड़ियाँ काटने में कितना भी वक्त लगे तुम मेरा इंतजार करोगी। ठीक है सीता। चलो ठीक है, फिर काम शुरू करते हैं। दोनों बहन लकड़ियाँ काटने लगती है। कविता अपना लकड़ियों का गट्ठर तैयार कर अपनी बहन का इंतजार करने लगती है। तभी सीता भी आ जाती है। चलो अब घर चलते हैं। और फिर कविता और सीता दोनों घर की तरफ चल देते हैं। वो लोग थोड़ी ही दूर चले थे कि तभी सीता बोलती है, रुको, मुझे लग रहा है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। नहीं सीता, ये सही रास्ता है, हम सुबह इसी रास्ते से आए थे, अब चलो। मैं बोल रही हूँ ना तुमसे कि ये गलत रास्ता है, मतलब ये गलत रास्ता है। तुम्हें हर चीज में अपनी ही बात क्यों मनमानी होती है? माना कि तुम मुझसे बहुत तेज हो, लेकिन हर बार मैं ही तो गलत नहीं हो सकती।
अब वापस चलो, ये गलत रास्ता है। ठीक है सीता, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। चलो अब दूसरे रास्ते से चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपना रास्ता बदल लेती है। काफी दूर चलने के बाद कविता फिर कहती है, सीता देखो, ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर ही आ गए हैं। चुप कर और चुपचाप चल, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और दोनों फिर चलने लगती है। दोनों बहनों सुनसान जंगल में बस सिर्फ चली जा रही थी, लेकिन अभी तक उनका घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और दोनों चलने लगती है। दोनों बहनों सुनसान जंगल में चली जा रही थी, लेकिन अभी तक उनका घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कविता, ये रास्ता तो सच में डरावना ही होता जा रहा है। अब तो मुझे भी लगता है कि हम सच में गलत रास्ते पर आ गए। अब क्या होगा सीता? होना क्या है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे तो हमेशा होशियार बनती हो, बकबक करके हर चीज मनवा लेती हो, मुझे रोक नहीं सकती थी। सीता, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। चलो आगे चलकर देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। सीता और कविता थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते के बीचों बीच दो नदी दिखाई देती है। एक नदी सोने की होती है तो दूसरी नदी चांदी की होती है। सीता, ये रास्ता तो यहाँ खत्म हो गया और आगे कोई रास्ता भी नहीं है। यहाँ तो दो सोने और चांदी की नदी है। हमें इन्हीं में से किसी एक नदी को पार करके आगे जाना होगा, पर हमें इन सोने चांदी के नदी में से कौन सी नदी में जाना चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा। दोनों बहनों की बात सुनकर सोने की नदी बोलती है, मेरी नदी में आओ तुम दोनों बहनों। तभी चांदी की नदी बोलती है, नहीं नहीं, तुम दोनों उसकी बातों में मत आना, मेरी नदी में आओ। क्या तुम दोनों नदियाँ बोल सकती हो? क्या कोई नदी भी बोल सकता है क्या? हाँ बच्चों, हम कोई साधारण नदी नहीं बल्कि जादुई नदी हैं। मेरी नदी में आओगी तो तुम्हें घर जाने के रास्ते के साथ साथ खूब सारा खजाना मिलेगा। मेरी नदी में आओ, मेरी नदी में तुम दोनों आओगी बेटी तो मैं तुम दोनों को सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। साथ ही मेरी नदी में तुम दोनों को दुनिया की अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें किस नदी में जाना है। यह सुनकर दोनों बहन सोच में पड़ जाती है। कविता को नई नई चीजें सीख और उनके बारे में जानने में रुचि रखती थी तो वो चांदी की नदी में जाने का फैसला करती है। वही सीता सोने की नदी की बात सुनकर बोली, मैं तो सोने की नदी में ही जाऊंगी और वहाँ से खूब सारे खजाने लेकर आऊंगी। मैं तो ज्ञान प्राप्ति करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चांदी की नदी में जाऊंगी। इतना बोलकर दोनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी में चली जाती है। नदी पार करने के बाद कविता के सामने एक बहुत ही खूबसूरत परी आती है। कविता, तुम यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आई हो, मैं तुम्हें कई अनमोल ज्ञान देती हूँ। इस तरह कविता को कई अनमोल ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे वरदान मिलता है कि वो आगे आने वाली कोई भी चीज आम लोगों के मुकाबले बहुत ही जल्दी सीख जाएगी। वही सीता सोने की नदी पार करके एक बहुत ही बदसूरत बुढ़िया के पास पहुंच जाती है। छी, तुम कौन हो और खजाना कहाँ है? फिर से लालची लोग धन की लालच में यहाँ मरने के लिए आ गए। पर मुझसे तो इस सोने की नदी ने कहा था कि मुझे यहाँ खजाने की प्राप्ति होगी। यह नदी मेरी बनाई हुई माया जाल है और मैं लालची लोगों को उसी के लालच से अपने झांसे में फंसा लेती हूँ और उसके बाद उसका खून पी जाती हूँ। यह सुनकर सीता बहुत ही घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कविता, कविता कहाँ हो तुम? कविता को सीता की आवाज सुनाई दे रही थी। लगता है मेरी बहन किसी मुसीबत में है, मुझे उसके पास जाना होगा। और फिर कविता सोने वाली नदी को पार करके सीता के पास पहुंच जाती है
वहाँ पर वो देखती है कि वह बूढ़ी औरत सीता पर हमला करने वाली है। कविता, मेरी बहन, मुझे बचा लो, ये बुढ़िया मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो बहन, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। अम्मा प्लीज मेरी बहन को माफ कर दीजिए, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। यह एक लालची लड़की है और मैं इस दुनिया से लालच को मिटा कर रहूंगी। अम्मा, लालच को मिटाकर नहीं, बल्कि लालच करने वालों को उसकी गलती का एहसास दिलाकर मिटाया जा सकता है। आखिर हम आपके बच्चों के जैसे हैं और गलतियां तो बच्चों से होती है। हमें माफ कर दीजिए, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। हाँ अम्मा, मुझे एहसास हो गया है, इंसान को कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो अम्मा। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे कहने पर इसे माफ कर देती हूँ। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही समझदार और नेक लड़की हो और तुम्हारे अंदर दुनिया का अमूल्य ज्ञान का संचार हो चुका है। जाओ, अब तुम दोनों बहन यहाँ से चले जाओ और हमेशा प्यार से रहना। तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर भेज देती हूँ। उसके बाद कविता और सीता अपने घर आ जाती है। कविता, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश की। आज तुम नहीं होती तो न जाने मेरे साथ आज क्या हो जाता। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, पर तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब मैं कभी तुमसे उल्टा नहीं बोलूंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। और फिर उस दिन के बाद से दोनों बहन एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।